नमस्कार साथियों, ज्ञान कणिका ग्लोबल ग्रुप में आपका पुनः स्वागत है। जीना इसी का नाम है, हम सीरीज सुन रहे हैं और आदरणीय प्रोफेसर विमल जी जैन साहब ने जो ये मुहिम चलाई है, ये निश्चित रूप से इस कोरोना महामारी में प्रेरणादायक है। हमें विभिन्न वक्ताओं से जो ज्ञान और उनके अनुभव हमें सुनने को मिल रहे हैं, वो निश्चित रूप से हमें प्रेरणा देने वाले हैं। इसी श्रृंखला में आज मेरा भी सौभाग्य है, मुझे आमंत्रण मिला और मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ। तो मैं अपने परिचय के साथ शुरुआत करूँगा। मैं डॉक्टर जितेंद्र जैन, सन ऑफ श्री माणकचंद जैन, निवासी श्यामपुरा, हाल निवासी बीकानेर, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। विगत 20 वर्षों से मैं तकनीकी शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ। हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी यंग एज के होते हैं, तो जो हमने उनमें देखा है कि काफ़ी तनाव की स्थिति रहती है। कुछ तो अभी का जो प्रतिस्पर्धा का माहौल है उसकी वजह से, कुछ सोशल मीडियाज़ की वजह से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होना, और भी कई अन्य कारण हो सकते हैं। तो मैं अपने अनुभव के आधार पर आज आपके सामने कुछ तनाव से संबंधित चर्चा करना चाह रहा हूँ कि किस तरह से तनाव होता क्यों है और हम उसको किस तरह से कम कर सकते हैं। ख़त्म तो नहीं कर सकते, कम किस तरह से कर सकते हैं। तनाव एक आज देखने में आता है कि बहुत कॉमन चीज़ है, जिसको हम कई और भी स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, कई तरह के नाम हम उसको दे सकते हैं अलग अलग तरीके से। तो इसका जो क्या कारण है कि आज अधिकांश लोग तनावग्रस्त हैं। मुख्य कारण जो मुझे समझ में आता है तनाव का, अगर हम बहुत डिटेल में जाएंगे तो ये जो वीडियो है बहुत कम पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हमें समय की आवश्यकता होती है। लेकिन हम अगर मोटे तौर पे देखें कि तनाव का मुख्य कारण क्या है, तो जो मैं समझता हूँ तनाव का मुख्य कारण वो किसी भी कार्य का अपने इच्छा अनुसार पूर्ण नहीं होना। जैसा हम चाहते हैं कि ये काम इस तरह से होना चाहिए, वो कार्य अगर उस तरह से नहीं होता है तो वो कहीं ना कहीं हमें तनाव की ओर ले जाता है। जैसे कोई स्टूडेंट है, अगर वो परीक्षा में सफल नहीं हो रहा है, विभिन्न प्रतियोगिता में वो भाग लेता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में जाता है, अगर वहाँ उसे इच्छा अनुसार रिजल्ट नहीं मिलता है, या कोई जैसे बिजनेसमैन है, उसको जिस तरह के उसको प्रॉफिट होने चाहिए वो उस तरह के नहीं होते हैं, इच्छा अनुसार उसके कार्य नहीं हो रहे हैं, तो तनाव का मुख्य कारण जैसा कि हम देखा है कि इच्छा अनुसार कार्य नहीं होना। लेकिन हमें कोई कार्य अगर इच्छा अनुसार नहीं हुआ है तो हमें उसके लिए सतत प्रयास करने चाहिए और एक चरणबद्ध तरीके से, एक टाइम मैनेजमेंट के साथ किसी कार्य को पूरा करना चाहिए। कार्य, कई बड़े बड़े कार्य भी बहुत छोटे छोटे स्टेप्स के साथ पूरे किए जा सकते हैं। तो हम हमारे जो कार्य, जो हमें वर्क करना है, जो भी हमारी टास्क है, हम उसको छोटे छोटे स्टेप्स में करते जाएं। छोटे छोटे स्टेप्स मिलके वो एक बड़ा कार्य संपादित हो जाएगा और उसका हमें एहसास भी नहीं होगा कि हमने इतना बड़ा कार्य कर लिया है। दूसरा, अगर आपको कार्य करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती है तो भी निश्चित रूप से आपको उसके फ़ायदे हैं। फ़ायदे ये हैं कि आपको कुछ लर्निंग होती है, कुछ सीख देके जाता है वो,
आपका जो फेलियर हुआ है किसी कार्य में, वो उसे, अगर आपका फेलियर हुआ है तो उससे भी हमें सीख मिलती है, और उस सीख के साथ आप उस कार्य को पुनः शुरू करें और इस तरह से आप अपनी गलतियों को सुधारते हुए आगे बढ़ेंगे, तो वो कार्य आपका निश्चित रूप से सफल होगा। जैसे मैं अपना निजी अनुभव साझा करता हूँ कि जैसे मैंने अभी लास्ट ईयर पीएचडी इंजीनियरिंग में कंप्लीट की है, तो इसमें हम लोग जब शोध कार्य करते हैं और वो फिर किसी जर्नल के अंदर पब्लिकेशन के लिए भेजा जाता है, तो वो वेरी फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं है कि वो अपने भेजा और वो एक्सेप्ट हो गया, उसमें कई कमियां हो सकती हैं और होती हैं, वो रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन रिजेक्ट होता है तो वो कुछ कमेंट्स के साथ हमें वापस मिलता है कि आपके इस पेपर के अंदर ये कमियां हैं। तो हम उन कमियों को दूर करके, उससे हमें कुछ सीख मिलती है कि हाँ, हमें इस तरह से करना चाहिए। उन कमियों को दूर करते हुए हम आगे दोबारा उसको लिखते हैं, संशोधित पेपर को हम दोबारा फिर किसी दूसरे जर्नल में भेजते हैं, और ये प्रोसेस हो सकता है 3 बार, 4 बार, 5 बार आपको करना पड़े। कई बार तो और भी मुश्किल हो जाता है पेपर को, बिकॉज़ ये एक इंटरनेशनल और नेशनल जर्नल्स होते हैं, उनके एक अपने स्टैंडर्ड्स हैं। ये मैं जो आपको दृष्टांत दे रहा हूँ वो इसलिए दे रहा हूँ कि सतत प्रयास, और उसमें हर प्रयास के साथ जो आपने पिछली बार जो गलतियाँ की है उनको सुधारते हुए अगर आगे बढ़े, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलनी तय है। दूसरा, अगर हमने कोई टास्क टाइम के साथ एग्जीक्यूट कर दी, तो वो बड़ी से बड़ी टास्क भी हम बहुत आसानी से, मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है कि जो एक टाइम फ्रेम के साथ बहुत वेल इन एडवांस जो अपनी स्टडी शुरू करते हैं, तो एग्ज़ाम के दिनों में उन्हें बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होता। वो एग्ज़ाम के दिन में भी उसी तरह से रहते हैं जिस तरह से एक आम दिनों में वो रहते हैं। और जो बच्चे अपने स्टडीज़ को रेगुलर नहीं करते हैं, उनका लास्ट मोमेंट पर स्ट्रेस इतना बढ़ जाता है कि वो सोचते हैं कि क्या करें क्या नहीं करें, और स्ट्रेस के बाद जो अप्रिय घटनाएं हमें कई बार सुनने को मिलती है वो हम सब सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। तो ये समयबद्ध तरीके से काम करने की जो बात मैंने आपको कही है, ये ऐसा नहीं है कि केवल स्टूडेंट्स के लिए ही लागू है। ये एक आम आदमी अगर देखे, जैसे मैं अपनी बात करूं कि अगर मान लीजिए मैं 10-15 दिन तक घर का कोई काम नहीं करता हूं, तो सारे कार्य क्या होंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। जब बहुत सारे काम इकट्ठे हो जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं आपकी तनाव की स्थिति शुरू हो जाती है। उसके बाद जब आप उस कार्य को करना शुरू करेंगे तो या तो जल्दी होगी, फिर जल्दी में कोई कार्य पूरा अच्छे से नहीं होता है, तो एक बार फिर और तनाव बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर भी सभी कार्यों को, छोटे छोटे कार्य हैं, सभी को संपादित करते चलें, तो आपको काफ़ी हद तक तनाव से मुक्त आप रह पाओगे, मुक्त रह पाओगे तनाव से। और तनाव मुक्त जीवन ही बेसिकली जीवन है। जो हमारी सीरीज चल रही है, जीना इसी का नाम है। अगर तनाव के साथ जिए तो क्या जिए, तनाव मुक्त जीना है, हंस के जीना है, हैव ए स्माइलिंग फेस। दूसरा, अब तनाव तो होगा, हम एज ए कॉमन मैन, एक साधारण आदमी हैं, हमारी ज़िंदगी में ऐसा नहीं है कि सारे कार्य हमारे अनुरूप ही हों जैसा हम चाहते हैं, तो तनाव तो होगा। लेकिन तनाव को हम ख़त्म नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं। बहुत सारे पहलुओं पर इस सीरीज़ में चर्चा हुई है, उन पे हम फोकस करें। जो हमने सुना है उनको हम जीवन में उतारें। केवल सुनने मात्र से नहीं होगा, हमें उसको हमारे जो यू कैन से आपकी जो एक्टिविटीज़ है उसके अंदर लाना पड़ेगा, आपके व्यवहार में उसको उतारना पड़ेगा, जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है। तो
निश्चित रूप से तनाव कम होगा। एक और मैं आपको हमारा जो अनुभव है, जो हमने अभी पीएचडी के दौरान वर्क किया था, वो साझा करूँगा। वो भी कुछ हद तक तनाव से संबंधित ही है। इस वजह से हमने हमारे पीएचडी वर्क के अंदर ईसीजी पर काम किया, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो कि एक हार्ट का सिग्नल होता है। हमने ईसीजी की जो रिकॉर्डिंग की वो 2 स्थिति में की। एक तो हमने की म्यूज़िक के साथ, एक की हमने साइलेंट एनवायरनमेंट में। और हमने क्या पाया कि जब हम ईसीजी ले रहे हैं किसी की और वो म्यूज़िक के साथ ले रहे हैं, म्यूज़िक ऑफ इंटरेस्ट, जो उस व्यक्ति को जिस तरह का म्यूज़िक सुनना पसंद है, तो हमने उसमें पाया कि म्यूज़िक के साथ आदमी का माइंड जो है वो काफ़ी हद तक रिलैक्स होता है। रिलैक्स माइंड, क्योंकि माइंड जो है, ब्रेन हमारा जो है, वो सभी ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। सारे ऑर्गन्स को जब वो कंट्रोल करता है तो वो हार्ट को भी कंट्रोल करता है। हार्ट रेट जो है वो हमने उसके अंदर पाई बहुत रेस्टिंग स्टेट में। हम कह सकते हैं कि जो हार्ट को जो सिग्नल मिलता है ब्रेन से, मैं टेक्निकल डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा इसके अंदर इस वीडियो में, लेकिन एक पैरासिम्पैथेटिक टोन होता है, दैट वाज इंक्रीज्ड। वो पैरासिम्पैथेटिक टोन बेसिकली क्या है, आपको रिलैक्स करता है, आपके हार्ट को रिलैक्स करता है। तो इस तरह की, क्योंकि हमने जब स्टडी की तो काफ़ी ज़्यादा लिटरेचर भी हमने स्टडी किया, तो उसमें हमने पाया कि म्यूज़िक जो है वो काफ़ी हद तक स्ट्रेस, एंजाइटी काफ़ी हद तक कम कर सकता है। कई अस्पताल और इस तरह के जो कई सेंटर्स हैं वो आजकल म्यूज़िक को भी यूज़ कर रहे हैं तनाव कम करने के लिए, क्योंकि जब कई बार मरीज़ अस्पताल में भर्ती होता है तो वहाँ वो काफ़ी तनावग्रस्त और चिंता में होता है। उस तनाव को कम करने के लिए कई अस्पताल आजकल इस तरह का काम कर रहे हैं कि वो म्यूज़िक भी साथ में प्ले करते हैं। इस तरह की न्यूज़ हमने कई बार पढ़ी है, पेपर्स में हैं, और इस पर लिटरेचर भी काफ़ी मिल जाएगा आपको। तो मेरा ये जो पॉइंट यहाँ मैंने साझा किया है, उसका जो मकसद है वो ये है कि हम म्यूज़िक को हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बनाएं। आप थोड़ा समय ज़रूर निकालें, अपनी मनपसंद म्यूज़िक को सुनें, चाहे वो ओल्ड सॉन्ग हो सकते हैं, नए गाने हो सकते हैं, धार्मिक भजन हो सकते हैं, और कुछ जैसा आपका मन करे। म्यूज़िक आपका इंटरेस्ट का होना चाहिए। और म्यूज़िक जब सुने तो ऐसा नहीं कि पैरेलल में आप कोई काम कर रहे हैं। जब म्यूज़िक सुने तो सिर्फ म्यूज़िक सुने, उसमें खो जाएं, उसका आनंद लें। वो आपकी जो ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम होता है, बेसिकली आप ब्रेन कह सकते हैं, हम यहाँ इस जगह पे हम डिटेल में नहीं जाएंगे। तो जो ब्रेन है उसको बहुत रिलैक्सिंग स्टेट में ले जाता है। जब ब्रेन आपका रिलैक्सिंग स्टेट में जाता है तो कई स्ट्रेस हार्मोन्स जो हैं उनमें हमें, जैसे कॉर्टिसोल है, उनमें कमी होती है, और जो कुछ अच्छे हार्मोन्स हैं, रिलैक्सिंग हार्मोन्स हैं, डोपामिन और इस तरह के कई हार्मोन्स हैं, वो उससे आपके बढ़ जाते हैं। तो यू फील रिलैक्स होने के बाद जब आपका ब्रेन रिलैक्स है तो उसके जो जितने भी ऑर्गन्स वो सारे कंट्रोल कर रहा है वो भी काफ़ी रिलैक्स होते हैं। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि म्यूज़िक को आप ज़रूर अपने जीवन में उतारें, समझें और उसकी गहराइयों में जाएं। निश्चित रूप से आपको ये तनाव कम करने में सहायक होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। पुनः मैं आदरणीय प्रोफेसर विमल जी जैन साहब का आभारी हूँ कि उन्होंने ये सम्मानीय मंच मुझे दिया, और आप इस तरह की जो मुहिम चलाई है आपने वो जारी रखें। ये मुहिम हमारे जीवन को निश्चित रूप से एक सकारात्मकता प्रदान कर रही है,
और पुनः धन्यवाद, साधुवाद।